हेलो स्टूडेंट्स, कल जो मैंने पढ़ाया था आपको तो उसका कंटिन्यूएशन है। तो वहाँ जो हमने इक्वेशन नंबर 11 बनी थी, 11 में हमने किया था, ये इक्वेशन नंबर 11 है, यहाँ इसमें किया गया था इक्वेशन नंबर 11। और 11 में हमने दिखाया था कि जो इक्वेटिंग कोफिशिएंट है लैम्डा टू द पावर 0 दैट इज़ 1, वो था आई एच कट ए के डॉट, और इसमें जो जीरो ऑर्डर के लिए है वो 0 था, ये इक्वेशन ए बनी थी। ऐसे ही लैम्डा टू द पावर 1 के कोफिशिएंट जो है उसको इक्वेट किया गया था, तो इक्वेशन बनी थी बी। तो ऐसे ही हमने इसको एक्सटेंड किया है लैम्डा टू द पावर एस प्लस 1, उसका जो कोफिशिएंट बना ऑन बोथ साइड है वो इक्वेशन बनती है सी। तो ये पूरी इक्वेशन को हमने नाम दिया हुआ है 11 इक्वेशन दिया हुआ है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गेट डिजायर्ड ऑर्डर इन द परटर्बेशन। जो भी हम परटर्बेशन अप्लाइड कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, तो उसमें जो डिजायर्ड जो परटर्बेशन है ऑर्डर है एक्चुअली वी कैन फाइंड। तो यहाँ पहले हमने किया इसमें 0th ऑर्डर कैलकुलेशन किया था, तो फ्रॉम इक्वेशन 11 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 11 ए से हम देखते हैं इसमें आई एच कट ए के डॉट 0 ऑर्डर का है इक्वल्स टू 0, और वी कैन से ए के डॉट 0 ऑर्डर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे डॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हम देखते हैं इसमें डी अपॉन डी टी ए के 0 इक्वल्स टू 0, दोनों तरफ से अगर इंटीग्रेट करते हैं तो वो क्या बनेगा, जो जीरो ऑर्डर का कोफिशिएंट है ए के है वो बनेगा कांस्टेंट इन टाइम, बनेगा कांस्टेंट इन टाइम। जैसे फॉर कन्वीनियंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कांस्टेंट है टाइम में, तो हमने क्या किया है इसको ये बी के नोटेशन में नॉर्मलाइजेशन कंडीशन या ऑर्थो नॉर्मलिटी कंडीशन भी हम कह सकते हैं इसमें। यहाँ पे जो के है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ले सकते हैं, और ये या फाइनल स्टेट ले सकते हैं। एम इसमें लिया हुआ है, इनिशियल स्टेट है, तो उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा के एम में लिख सकते हैं, क्रोनिकर डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो अकॉर्डिंग एज द इनिशियल स्टेट एम इज़ वन ऑफ द डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सेट है। अगर ये डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस सेट हो जो इनिशियल स्टेट है, तो उसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली ए के ऑफ 0 ऑर्डर इक्वल्स टू 1 फॉर के इक्वल्स टू एम है। जब के की वैल्यू एम के इक्वल होगी तो इसका मतलब है कि जो 0 ऑर्डर का वैल्यू होगा वो 1 होगा। और वी कैन से जब क्योंकि के की वैल्यू एम के इक्वल आ रही है तो वी कैन आल्सो राइट ए एम 0 ऑर्डर इक्वल्स टू 1, और जब के नॉट इक्वल टू एम है तो 0 रहेगा। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं जो इक्वेशन 9 हमने लास्ट टाइम देखी थी उसमें जो सम है, जो केवल सम है, एक्चुअली यहाँ पे लिखा है ओनली वन टर्म है एक्चुअली, thus in the sum we have only one term केवल एक टर्म रहेगी, समेशन वहाँ से उसको हम ओमिट कर देंगे, एंड इक्वेशन 9 becomes like this। तो नाउ वी कैन से अब ये बनेगी आपकी ये इक्वेशन 11, ये तो केवल इक्वेशन में था, इक्वेशन 9 में था, तो इसलिए हमें उसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर चाहे तो हम लिख भी सकते हैं इसमें। तो यहाँ से अगर हम देखें इसमें, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन की बात करते हैं, वो इक्वेशन 11 के बाद हम लिख रहे हैं इसमें हमने समेशन हटा दिया एक्चुअली इक्वेशन 9 से, तो इसलिए वो इक्वेशन 12 बन जाती है इस थ्योरी का यूज करके जो हमने बताया। 0 परटर्बेशन के लिए केवल सिंगल टर्म रहेगी, तो इसलिए समेशन का कोई मीनिंग नहीं होगा उसमें। तो यहाँ से देख सकते हैं ए के डॉट ये जो फंक्शन ऑफ टाइम इक्वल्स टू आई एच कट इनवर्स, और ब्रैकेट नोटेशन में लिख रहे हैं के एच डैश एम, इसको हम मैट्रिक्स एलिमेंट भी बोलते हैं, और ई रेज़ टू पावर आयटा ओमेगा के एम टी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 12 बनेगी इसमें। तो अब यहाँ से देखते हैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन के लिए अब इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेट करना है, इक्वेशन जो 12 है इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब है यहाँ पे ए के डॉट का मतलब है डी अपॉन डी टी है, तो जब दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स होता है, और आई एच कट इन्वर्स, और इंटीग्रेशन लिया हमने जनरल इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी इज टाइम फॉर विच द परटर्बेशन इज अप्लाइड। और द सेम मैट्रिक्स एलिमेंट यहाँ पे है ई रेज़ टू पावर आयटा ओमेगा के एम टी इंटू डी टी है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ये टी डैश रहेगा, ये टी डैश से बाद में हम अप्लाई कर देंगे। फॉर द जनरल केस वी कैन हैव दिस। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 13।
नाउ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0 एट t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि जब हमने परटर्बेशन अप्लाई किया उससे पहले उसका जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वो क्या लिया हुआ है, वो 0 लिया हुआ है इसमें। अब स्पेशल केसेस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला जो स्पेशल केस है इसमें जो परटर्बेशन कांस्टेंट इन टाइम रहती है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर ए परटर्बेशन दैट इज कांस्टेंट इन टाइम दैट इट ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 0 to t। तो 0 से केवल t तक परटर्बेशन का एप्लीकेशन टाइम है, तो उसको हमने डिफाइन किया हुआ है एक मैथमेटिकल टर्म के अंदर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस मैट्रिक्स एलिमेंट इज 0 फॉर t लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड 0 है। यहाँ पे t डैश जो है वो वेरिएबल टाइम है, और ये सेम वैल्यू आएगी इसमें व्हेन t डैश लाइज बिटवीन 0 एंड t, दैट इज कांस्टेंट, इट इज द कांस्टेंट, एंड 0 अगेन फॉर t डैश ग्रेटर देन t। तो यहाँ पे ग्राफिकली हमने शो किया हुआ है, एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ स्टेप फंक्शन। तो यहाँ से हमने जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हमने लिया हुआ है स्मॉल परटर्बेशन लिया हुआ है, स्मॉल परटर्बेशन टर्म ली हुई है जो कि टाइम पे डिपेंड, पहले केस में टाइम पे डिपेंड कर रही थी, यहाँ पे कांस्टेंट है इस केस में। तो यहाँ पे इसमें लिया है इस एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल पे t डैश वेरिएबल टाइम है। तो ये जो परटर्बेशन अप्लाई की गई है वो केवल 0 से लेके t तक ये कांस्टेंट रहती है। अब इस वैल्यू को हमें कहाँ पे रखना है, इसको इक्वेशन को मान लेते हैं 14 मान लेते हैं, वापस फिर इसको रखना है इक्वेशन 13 में इसको अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक बार, फिर यहाँ से इसको इरेज करते हैं। तो इक्वेशन तो सब्स्टिट्यूट करना है इसमें इक्वेशन। वी गेट ए के फर्स्ट ऑर्डर के लिए है ऑफ t, ये t का फंक्शन है इसलिए, और i h कट होल टू द पावर -1 एंड लिमिट्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू दिस परटर्बेशन कांस्टेंट इन टाइम। तो हियर वी टेक 0 to t, 0 to t, and for this the integration would be 0, and for this we can write as 0 to t, 0 to t. Here matrix element which is constant k h dash m, ये ब्रैकेट नोटेशन है, और इसके साथ जो टर्म है e raised to power iota omega km Bohr angular frequency, and here is t dash and dt dash. Actually t dash is taken as variable, and small t is taken as time for which the perturbation is applied from 0 to t. So this can be taken outside because it is constant. Now the first order coefficient of t equals to you can take this iota h cut to the power -1 and k h dash m, and integration from 0 to small t e raised to power iota omega k m t dash dt dash. Now we solve this integration, it's very simple integration. So proceeding for integration, a k of first order of t equals to iota h cut to the power -1 k h dash m, and this would be with limits 0 to t, it would be e raised to power iota omega k m and t dash upon, and the coefficient of this variable t dash as we know iota omega km. Now put the upper limit and lower limit in this expression, and these are constant. So first order coefficient of t equals to iota h cut -1 and k
मैट्रिक्स एलिमेंट लिख रहे हैं इसमें, एंड हियर वी हैव if you put this t in place of t dash, we have e raised to power iota omega km t, and minus if you put 0 in place of t dash, it becomes e raised to power 0, and it gives us 1. So we can write 1 here, and thus factor in the denominator would be same, iota omega km. So here we have iota in inverse power, and this iota in inverse power would be 1 by iota, and here is iota, so iota multiplied by iota gives us iota squared. So we can write ak1 t equals to, and also we can find this iota, and iota squared gives us minus 1, so we can write minus, and this term k h dash m upon this value omega km and h cut. We can write first whatever omega km h cut, and this term e raised to power iota omega km t minus 1. And this is the equation number 15. We can take this is the equation number 15. Actually what happened, equation number 15, 13, 14 and 15. This is the 14, this is the 15 equation. Now we have to solve this term. In this equation 15 we have to solve this term. For solving this term, let us solve e raised to power iota omega km into t minus 1. पुट, तो सोल्व करने के लिए हम क्या रखते हैं इसमें, जो इतना वैल्यू है इसका उसको रखते हैं x, स्मॉल x रखते हैं, ओमेगा के एम. एक्चुअली ओमेगा के एम इज कांस्टेंट फॉर 2 states, so the variable is t. The variable means time for which the perturbation is applied. So omega km t, put this value here, so we find e raised to power iota x minus 1. Now we have to solve this term. In the first term we have e raised to power iota x. Here we will use the Euler theorem. So it is we can write this in cos of x plus iota sine of x and minus 1, and here we can break this angle into half angles by putting the trigonometric formulas. Cos squared x by 2 minus sine squared x by 2 plus, in the same way sin x can be put into half angles. This is twice iota sine x by 2 into cos x by 2, and minus 1, and 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2. So I am writing here cos square x by 2 minus sin square x by 2. So the term will be cancelled, the cos square x by 2 cancels, minus cos square x by 2. So we are left, and this minus sin square x by 2 and minus sin square x by 2 become 2 sin square x by 2. So we see again okay, here we have found this value
equation 15 and let us solve this e raised to power iota omega km into t minus 1. So here we will put x equals to omega km t. Actually omega km is constant, t is variable, so we can write x is variable here. So e raised to power iota x minus 1 and e raised to power iota x can be written as cos x plus iota sin x minus 1, and we can change this cos of x is a complete angle, we can change it in half angles by using trigonometric formulas. Cos square x by 2 minus sin square x by 2 plus twice iota sin x by 2 cos x by 2, the same sense, and minus 1 can be written as cos square x by 2 plus sin square x by 2, but here is minus, both terms will be minus. So first term cancels out, that is cos square x by 2 cancels cos square x by 2, we are left only with these two terms, and this is, it becomes twice, this terms becomes twice and equals to e raised to power iota x minus 1 equals to minus twice sin square x by 2 plus twice I sin x by 2 cos x by 2. So here we are interested in finding the square of the modulus of the e raised to power iota x minus 1, right. In the same sense we can write here. So we find the value of this e raised to power iota x minus 1 squared, and here we can write the value of this minus twice sin square x by 2 and plus twice iota sin x by 2 cos x by 2 and multiplied by its complex conjugate. Complex conjugate means, and multiplied by its complex conjugate, that is the first term is real, it remains same, twice sin square x by 2 and it becomes minus twice iota sin x by 2 cos x by 2, right. Now if we multiply actually both terms, here we can check these two terms, the multiplication of these two bracketed terms would be the square of difference of the squares, difference of the squares of two terms. So we can write this is first term, second term, first term, second term. So here writing minus twice sin square x by 2 whole square minus minus this term, this is twice iota sin x by 2 cos x by 2 whole square. So simplifying, this minus goes to plus, this is 4 and sin square, we have only square already, it becomes 4 sin to the power 4 x by 2, and here minus, this is 4 and this I becomes I squared, giving minus 1, it would be plus. So sin square x by 2 cos square x by 2. So taking 4 sin square x by 2 common, 4 sin square x by 2 taking outside, and we are left with sin square x by 2 plus cos square x by 2, it becomes 1. So we are left with 4 sin square x by 2. So we can put this term in the square of the modulus of first order coefficient. So we can write by using equation 15 the probability of the system to be in kth state
from mth state in time t. So we can write here, this is ak first order 1 of t taking modulus and squared, and also if you take modulus of minus gives us plus. So we are having k modulus of k h dash m matrix element, and taking squared upon square of this term h cut square, writing first omega k m squared in the modulus of this one. So e raised to power iota omega k m t minus 1 and squared, and this is the probability for finding the system from the mth state to the kth state in time t. So this is the equation number 16. Actually we have already found out the value of this term. So writing from there, this is a k of first order of time t squared, and this is k h dash m modulus squared and h cut square omega k m squared. And the term of the value of this term would be from here 4 sin square x by 2. Therefore we can write 4 here, and sin square x, what is x? We have put x equals to omega km t, omega km t, to omega km t upon 2. So here we have equation 17. Now we can write this equation, equation number 17. So check the result of this equation. So writing the result of this equation, or we can say physical interpretation, we can write physical interpretation of this equation. Physical interpretation. तो इसके लिए if we plot this term, if we plot this term sin squared omega km t upon 2 upon omega km squared with omega km. इसको हम प्लॉट करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं. तो फाइंड द कर्व द मेजर मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो इसका मतलब है कि हमें जो टर्म यहाँ पे देखी है, तो दिस टर्म बाई दिस टर्म, एच कट स्क्वायर इज कांस्टेंट टर्म है. तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, इसका जो प्लॉट आएगा उससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा. तो यहाँ से देख सकते हैं द मेजर मैक्सिमम ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व, द maxima of probability curve of probability curve occurs at omega km equals to 0. So actually if we check omega km equals to 0, if you put omega
km equals to 0, it would be the 0 by 0 form. And 0 by 0 form, as we know that it will give us the maximum value. Maximum value means as we know, I am writing the formula. If the limit taking, for example, limit theta tends to 0 and we have sin theta upon theta, it gives us 1, that is maximum value. So in the same sense we can solve this equation. So we can find sine square omega t sine square omega km t upon 2 upon omega km squared. So now we put this omega km is x sine square xt upon 2 upon x squared, where x equals to omega km. So we can write the series, limit series of this sine xt by 2 like this. It is taking 1 by x squared outside. Here is the rectangular bracket of squared. The first term for this is xt upon 2, xt upon 2, and minus the second term would be actually here the first term, the variable term, first term by factorial 1. Actually factorial 1 is missing, 1 by factorial 1, and the second term would be 1 by factorial 3 and cubed of this term xt upon 2 cubed, and the third term would be plus 1 upon factorial 5 and factorial 5 and xt upon 2 to the power 5 minus and so on. So actually x is very small here. We can check only first term, we can have only first term. So 1 by x squared here. So neglecting higher order terms, neglecting higher order terms, neglecting higher order terms. So 1 by x square, we are left actually factorial 1 gives just 1. So we have xt by 2 here and square of it. So we can write x square t square upon 4. So x square cancels x square and we have t square to upon 4. So this gives us the height of the probability curve, which is major maxima. इसका जो height होगा जो x equal to 0 और we can say omega km equals to 0, जो उसका height होगा major maxima का वो रहेगा t square by 4 है. So we can plot here it is the omega km axis on both sides, and we can take here vertical axis. It would be the value of this sine square omega km t on 2 upon omega km squared. So its value at omega km equals to 0 would be here, somewhere like here. So it would be t square upon 4. So from which we can, so it is the major maxima will fall on both sides and touches the omega km axis on both sides, here and here. So we can fall this here, and subsidiary maxima we can take on both sides same. These are subsidiary maxima. Now we have to find the value at which this curve, this probability curve touches omega km axis.
and for which actually it touches, so it must be 0, this term would be equal to 0। इसका मतलब है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू आ रही है इसमें, तो हमें यहाँ पे टच कर रहा है ये कर्व, इसको हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा है, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा है, इसका जो अभी हाइट हम फाइंड आउट कर चुके हैं इसकी t²/4 है, हमें क्या निकालनी है, इसकी विड्थ निकालनी है। तो विड्थ के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे टच करता है, तो इसलिए जो ये टर्म है जिससे हमने ये फाइंड आउट किया हुआ है कि इसकी हाइट कितनी है, तो उसी को हम किसके इक्वल रखते हैं, तो sin² ω/km t/2 अपॉन ω/km² = 0। तो इसको हम फिर वही ले सकते हैं, x ले सकते हैं। ω/km को हमने क्या लिया था, इसमें x लिया था, तो हम इसको वापस ले सकते हैं sin² xt/2 and x² = 0। Here we can multiply this x² with this 0। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ sin² xt/2 = 0। अब इसमें हम क्या ले सकते हैं, जो xt होगा ये जब कब 0 होगा, जब इसका वैल्यू क्या होगा, ±r π, ±r π। तो r की जो वैल्यू हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है, r की वैल्यू करेगी इसमें, अगर 0 करेंगे इसमें, अगर क्योंकि इसमें इसका वैल्यू 0 करेंगे, x का मतलब यहाँ ω/m है, तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0/0 की फॉर्म बनेगी है, जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसलिए r की वैल्यू 0 तो नहीं लेंगे, तो इसमें क्या ले सकते हैं, r की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू r की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं xt ± दिस the twice r π and the value of x means value of ω/km would be ± twice r π upon t। इन वैल्यूज़ के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी कर्व है वो टच करेगा। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ω/km की वैल्यू, इसको x को हम लिख सकते हैं वापस ω/km की कौन कौन सी वैल्यू होगी आप निकाल सकते हैं इसमें, प्लस माइनस r का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2π/t, एक वैल्यू ये आ जाएगी, दूसरा 2 रखेंगे तो इट वुड बी इवन एक्चुअली 2r/, r का वैल्यू दिस इज प्लस माइनस 4π/t एंड प्लस माइनस 6π/t and so on. So we can show this value here is this is the value minus, this value plus, minus 2π/t and plus 2π/t, and thus this value would be minus 4π/t and this value would be plus 4π/t and so on both sides. So we can find the width of this probability, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मेजर प्रोबेबिलिटी है, उसका विड्थ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड द विड्थ ऑफ प्रोबेबिलिटी कर्व, हियर वी कैन से द प्रोबेबिलिटी कर्व का जो विड्थ है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा 1/t के। The value of width would be proportional to would be proportional to 1/t. So height is proportional to t square, height t square के proportional है और width है 1/t के है। तो सो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी कर्व, मेजर प्रोबेबिलिटी कर्व का जो एरिया है वो कैन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसमें
तो उससे एक फिजिकल जो इसका इंटरप्रिटेशन है उसको हम दिखा सकते हैं। तो सो वी कैन फाइंड द एरिया प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द मेजर प्रोबेबिलिटी कर्व, वी कैन से मेजर मैक्सिमा भी कह सकते हैं इसको, मेजर मैक्सिमा proportional to width into height is t square by 4, or we can say proportional to t square into proportional to or inversely proportional to t, or we can find finally proportional to t. And so t is that application of time, is the time of application of perturbation. तो इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जितनी देर तक इसमें जो परटर्बेशन अप्लाई होगा तो उसके प्रोपोर्शनल उतनी ही उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी इसमें। सो it is the time of application of perturbation. Next topic would be, actually this result resembles with the single slit diffraction in optics. In the same sense we have center maximum and subsidiary maxima, minima on both sides, so it resembles with the single slit diffraction in optics. So in the next lecture we will discuss the physical interpretation of this result. Thank you.